अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में मुझे जिन मौज़ूआत पर बात करनी है उनमें सबसे सरफहरिस्त तो लाहौर क्रिप्टो रेप केस है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इस वक्त पुलिस की ब्रेकें किस जगह पर लगी हुई हैं और जो कोई ऑपरेशंस के हेड हैं फैसल कामरान वो या बाकी लोगों की इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, वो चंद बुनियादी कौन सी बातें हैं जिन सवालात तक खुसूसन क्रिप्टो के हवाले से, क्रिप्टो असल में ये मामला क्रिप्टो का मामला है, क्रिप्टो के हवाले से और क्रिप्टो बॉस के हवाले से किन बातों को वो अवाम तक पहुंचने से रोकना चाह रहे हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि क्यों पाकिस्तान के पूरे मीडिया को सॉरी पूरा नहीं कहना चाहिए, तकरीबन 95%, पूरा कहना शायद ज्यादती होती, 95% मीडिया को सांप सूंघा हुआ है और वो कोई भी इस हवाले से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे पाकिस्तान की तारीख के शर्मनाक तरीन स्कैंडल के हवाले से। लेकिन इस मौजू को पहले डिस्कस करने के बाद हम जरूर बात करेंगे ईरान की सूरत हाल के हवाले से, चंद अहम पॉइंट्स, क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ, इसराइल के बगैर किस तरीके से मामला चलाने की कोशिश की गई, सारा का सारा एक हवा था, धोखा था, या क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर भी हमें बात करनी है। एक बड़ा अहम मौजू मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, वो यूरोपियन यूनियन का एक कमीशन, एक वफ्द पाकिस्तान में है और उन्होंने एक मीटिंग के दौरान, फेडरल हुकूमत से एक मीटिंग के दौरान बड़ी अजीबोगरीब बातें की हैं, या रिपोर्ट हुई हैं। मैं तो इसलिए आपके सामने शेयर करूंगा, डॉन जैसे अखबार ने रिपोर्ट की हैं कि उन्होंने बाद हवाले से ऐसे कमेंट्स दिए हैं जो बिल्कुल झूठ पे मबनी है। यूरोपियन यूनियन को क्या हो गया, तो इसके ऊपर भी बात करनी है। और एक बड़ा अहम मौजू मैं आखिर में डिस्कस करूंगा कि जो आप सुन चुके होंगे लाजमी तौर पे कि अफगान जो वजीर खारजा हैं उन्होंने कहा है भारत के बारे में, भारतीयों के बारे में, कि हम भाई भी हैं और हमारा क्रोमोसोम जो है वो एक है। तो इस हवाले से इस तनाजुर में जो पाकिस्तानी फौजी जर्नेल जो हैं, जिन डफर्स को जब बताया जाता था कि ये जो तुम काम अफगानिस्तान में कर रहे हो, जिस तरीके से पूरी कौम को उठा के कभी कश्मीर में धोंसते हो, कभी अफगानिस्तान में धोंसते हो, मजहब का नाम इस्तेमाल करते हो, जहालत की इंतहा करते हो कौम के अंदर, ये सब चीजें जो हैं ये फायर बैक करेंगी। वो फायर बैक कर भी रही हैं, लेकिन जो जहालत के कुतुब मीनार हैं, जो मीडिया के अंदर अपनी जगह बना चुके हुए हैं, एक स्पेस बना चुके हुए हैं, वो आज के दिन भी वो झूठ ही परवान चढ़ाते हैं। और ये माजी में क्या होता रहा इसका खुलासा आपके सामने ज़रूर मैं रखूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर की टीम जो है वो पूरी तरह से जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको तो पिछले साल बंद कर चुके हुए हैं। मैं पाकिस्तान का वाहिद सहाफ़ी हूं जिसका यूट्यूब चैनल पूरे पाकिस्तान में बंद है। बाकी चंद जो तनकीद करने वाले सहाफ़ी हैं उनके भी यूट्यूब चैनल या वीडियो को सुप्रेस किया जाता है, लूप को सुप्रेस किया जाता है, लेकिन मेरा चैनल ही पूरी तरह बंद है। नंबर 1 बंद है, और नंबर 2 जो लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई हैं इनके जनरल आसिम मुनीर के स्टाफ ने, ज़ाती स्टाफ ने, पाकिस्तानी कौम के अरबों रुपए से वो इन सोशल मीडिया कंपनीज के साथ काम करके सुप्रेस करती हैं लूप को, और उसका भी एक मेन निशाना मैं हूं। तो इसको इस सेंसरशिप का मुकाबला करने के लिए मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल को लॉन्च किया है, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है। जरूर चैनल को आप करें क्योंकि वीडियो आप तक पहुंचती नहीं है, मेरा पैगाम आप तक नहीं पहुंचता, मेरी खबर आप तक नहीं पहुंचती। फैक्ट फोकस पाकिस्तान में पहले से बंद था, हकाइक जो उर्दू प्लेटफॉर्म था फैक्ट फोकस का वो बंद था, मेरा यूट्यूब चैनल बंद था, अब ये पूरी तरह सुप्रेस कर रहे हैं। तो एक ये रास्ता है व्हाट्सएप चैनल वाला। वैसे तो मैं अपना फेसबुक पेज भी एक्टिव कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी रेगुलर पोस्ट करूंगा, पहले भी 1-2 बार बनाया लेकिन मैं उस पर रेगुलर नहीं रह सका, अब इस पर रेगुलर रहूंगा। ये चैनल जरूर लॉन्च करें, जो व्हाट्सएप चैनल है इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, इस पर क्लिक करें, इसको ज्वाइन करें और जितने लोगों से आप शेयर कर सकते हैं करें। इसमें नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा क्योंकि जो व्हाट्सएप चैनल होता है वो आपकी मेन फीड में नहीं आता, जहां आपके व्हाट्सएप मैसेजेस और आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के मैसेजेस आ रहे हैं वहां पे नहीं आता ये, तो उसकी वजह से आपको पता नहीं लगता। अगर नोटिफिकेशन ऑन होगा तो वो आपको पता लगेगा और इसके ऊपर कोई मैसेजेस, कोई खबरें नहीं आया करेंगी, कोई चीज़ नहीं आएगी, सिर्फ वीलॉग आएगा या फैक्ट फोकस कोई नई तहकीकात जारी करेगा तो वो आएंगी। तो ये ज़रूर आप व्हाट्सएप जो चैनल है इसको ज्वाइन करें ताकि हम इस बदतरीन सेंसरशिप का मुकाबला कर सकें। हम पहले मौजू की तरफ आते हैं और ये मौजू
मोहतरमा मरियम नवाज के उस किरदार के बारे में है जो उन्होंने उन चंद मिनटों में अदा किया जब उनको ये इंफॉर्मेशन मिली इंटेलिजेंस की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी, कि एक वाकया पेश रिपोर्ट हो रहा है जिसमें दो खवातीन जो कि फॉरेनर खवातीन हैं उनको मुसलसल हब्से बेजा में रखकर बदतरीन रेप का निशाना बनाया गया है। और वो जो गैंग रेप करने वाला है उसका जो मेन बंदा है जो उन खवातीन को पाकिस्तान में लेकर आया या उनको उस जगह तक लाहौर में लेकर गया या उस जगह पर रखा जहां पे वो रेप होता रहा, वो कोई और नहीं, वो एक अहमद रजा डार का नाम का आदमी है जो कि शरीफ फैमिली के बहुत क्लोज है। इस चीज को लेते हुए फौरी तौर पे अलार्म बल क्रिएट हुए। सबसे पहले तो सब जरा जियो न्यूज सहाफियों को मैनेज किया गया कि वो जाके कहें कि जैसे ही पता लगा तो उन्होंने कहा कि जी बस आप कानून और आइन के मुताबिक करें, लेकिन ये चीज साबित शुदा है, इसका बाकायदा एविडेंस मौजूद है कि फौरी तौर पर जो है वो उन खवातीन को वहां से उस घर से निकाल कर मुल्क से फरार कराने की कोशिश की गई। यानी कि रेप के बदतरीन केस का एविडेंस जाया करने की कोशिश की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इसहाक डार ने और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने खवातीन के साथ तारीख के बदतरीन रेप के वाक़े का एविडेंस जाया करने की कोशिश की। इस चीज के अनडिनाएबल एविडेंस मौजूद हैं। ये पहली बात है। अब इसके बाद आगे चलकर वो जो मामला खुलता है वो सामने आता है कि वो जो खवातीन हैं वो वेल नोन बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इस शोबे में बाकायदा इन्वेस्ट करती हैं, उनका एक बिजनेस है, वो इस तरह के इवेंट्स में भी शिरकत करती रही हैं और उन्होंने जो शरीफ फैमिली से मुतल्लक ही चंद लोगों के साथ मिलकर कोई क्रिप्टो एडवेंचर्स करने का फैसला किया, कोई इन्वेस्टमेंट का मामला हुआ। वो क्या मामला है, किसने कितने पैसे किसको दिए? जो अहमद रजा डार हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं। हमारे बहुत सारे सहाफत के अंदर भी मौजूद दोस्त कहते हैं कि एक पुलिस अफसर जो है फैसल कामरान के वो बड़े जो हैं वो बासूल बंदे हैं और बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटर हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशंस को ब्रेकें लगी हुई हैं यहाँ पर आकर। और नुक्ता ये है, सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आज के दिन तक तो कौम को पता लग जाना चाहिए था ना। बुनियादी सवाल तो क्रिप्टो है कि क्रिप्टो का क्या मामला था, क्रिप्टो में किसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, क्रिप्टो के हवाले से शरीफ फैमिली के इन करीबी लोगों में से किसने किसको कब कितने पैसे दिए। अब वो पैसे कहां से आए, ये मैं मानता हूं कि अगर ये बात भी पुलिस तहकीक करे या एफआईए को शामिल करे तो उसमें टाइम लगेगा। ये जो पहले तीन बातें मैंने बताई हैं, कोई आम शहरी होता आधे घंटे में फैसल कामरान साहब ने आके कहना था देखें जी हमने घंटे में केस रिजॉल्व कर लिया है। और आज के इस डिजिटल दौर में ये कोई मुश्किल भी नहीं है नाज़रीन, ये चीज करना, इस चीज तक पहुंचना ये कोई नामुमकिनात में से नहीं है कि आप तमाम चीजों को, और बंदा भी आपकी तहवील में हो तो आप ये इन चीजों तक ना पहुंच सकें। आज के दिन तक किसी ने आपको बताया। अब मसला ये है कि जितने भी लोग जो आपको मैंने अपने व्लॉग में खबर दी, मैंने आपको बताया कि 4 अहम नुकात सामने आते हैं। पहला नुकता तो ये है कि जो रेप करने वाले लोग हैं वो क्रिमिनल लोग हैं, उनका क्राइम का करने का एक पूरा कॉन्फिडेंस है, और इंक्लूडिंग जो रेप क्राइम है वो ये नहीं हुआ कि वो एक कमरे में दाखिल हुए, आगे लड़कियां बैठी हुई थी, उन्होंने पकड़ के रेप कर लिया। नहीं, वो हैबिचुअल क्रिमिनल हैं इस हवाले से कि वो इससे पहले भी मल्टीपल टाइम रेप कर चुके हुए हैं। और जिन खवातीन को उन्होंने इस रेप के जुर्म का निशाना बनाया उनमें से कोई सामने आने को तैयार नहीं है, कोई सामने नहीं आई, पाकिस्तानी थे। अब उनका कॉन्फिडेंस का लेवल और उनका हुकूमत से ताल्लुक की बुनियाद पे जो कॉन्फिडेंस था वो इतना हाई था कि वो फॉरेनर खवातीन के साथ ये करने जा रहे थे, और उनको पता था कि जो भी हो जाए फॉरेनर खवातीन की बात पाकिस्तान में सुनी जाएगी, क्योंकि फॉरेनर की बात ही पाकिस्तान में सुनी जाती है। उसके बावजूद उनके पीछे जो ताकत थी वो इतनी बड़ी थी कि उन्होंने बार बार रेप करते हुए भी, गैर फितरी गैर इंसानी तौर पर रेप करते हुए भी खवातीन के साथ इस चीज को वो खातर में नहीं लाए। पहली बात आपके सामने ये रिपोर्ट की कि वो इस हवाले से पहले भी ये काम करते रहे हैं। क्या इस हवाले से कोई आपके सामने मजीद बातें आपके साथ शेयर की गई कि उनका माजी में रेप के हवाले से क्या रिकॉर्ड है? नहीं की गई। दूसरी बात आपको ये बताई गई कि वो जितने भी बड़े क्रिमिनल हैं उनका इस वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं था, उनका इस खवातीन से कभी कोई वास्ता ताल्लुक नहीं रहा, उनका कभी उनको पता ही नहीं है क्रिप्टो क्या है। जिसको बास बनाने के लिए मार मार के उसको तैयार कर रहे हैं कि तुम आके कैमरे में कह दो कि मैं बास हूं और ये सब कुछ मैं कर रहा था, कोई वहीद नाम का बंदा
है। अब पुलिस को खुद तो पता है बास कौन है, क्रिप्टो का बिजनेस कौन कर रहा था, ये सारा मामला कौन चला रहा था, लेकिन वो बंदा आगे से इनको यकीनी तौर पे यही कह रहा है कि भाई मैनू पहले इन्नी गल दस दियो भी क्रिप्टो हुंदी की है। उसको ये कह रहे हैं कि तुम कह दो मैं क्रिप्टो का बास हूं, वो नहीं मान रहा। अब दूसरा नुक्ता ये था, पहला ये कि ये हैबिचुअल क्रिमिनल है, पहले भी मल्टीपल रेप्स कर चुके हुए हैं। दूसरा क्या है, और कोई भी मामला उनके सामने उनकी जरूरत नहीं करता सामने लाने की। दूसरा मामला यह कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं था, वो सिर्फ किसी बॉस के कहने पे इस्तेमाल हो रहे थे और ये तशद्दुद कर रहे थे, रेप कर रहे थे। तीसरा ये था कि वो जो बॉस है वो भी शरीफ फैमिली के बहुत क्लोज है, पुलिस उसके तक नाम नहीं जाने दे रही। और चौथा ये कि जो झूठ फैलाया जियो न्यूज़ के सहाफ़ियों ने कि जी बड़े असूल के मुताबिक कहा गया कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करें और ये करें और वो करें, वो बिल्कुल झूठ था। मरियम नवाज नॉट ओनली इन द पिक्चर, शी वॉज ट्राइंग हर बेस्ट कि एविडेंस ज़ाया हो जाए रेप के केस का और खवातीन मुल्क से बाहर चली जाएं, लेकिन चंद पुलिस वालों की वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। और जो है वो चंद लोगों को चंद जगह पे मिसगाइड किया गया और अल्टीमेटली वो खवातीन को तहवील में लेके मामला सारे का सारा आगे आपके सामने आया। इसमें सबसे बुनियादी जो मसला है जिसकी तरफ पुलिस नहीं जाना चाह रही और जो मैंने पहले भी आपके सामने रखा, और उसी वजह से जो है मीडिया को या साफ सूंघ गया है या कुछ सूंघाया जा रहा है कि मीडिया जो है वो बिल्कुल हाथ पांव मारने के काबिल भी नहीं रहा और उसको डिस्कस भी नहीं किया जा रहा। बिल्कुल उसी तरह जो तरह पाकिस्तान की तारीख के एक बदतरीन करप्शन स्कैंडल, जिसमें एक पंजाब हुकूमत के लिए दुनिया का लग्जरियस तरीन जहाज जो है वो खरीदा गया और फिर उस मामले के ऊपर भी पब्लिक की मनी से खरीदा गया जहाज, उसका रेडार पे रहना ज़रूरी था लेकिन पब्लिक रेडार से उसको गायब कर दिया गया ताकि उसके ऊपर जो तनकीद होती है वो तनकीद ना हो। सहाफ़ियों ने उसके ऊपर बात करना बंद कर दी और चंद जाहिल लोग, अफसोस होता है ये कहते हुए, बार बार लोगों से कह रहे थे देखें जी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कम्युनिकेशन तो बुनियादी चीज़ है, जहाज होने में तो कोई हर्ज नहीं है। अब ये इन लोगों का ऐसा हथकंडा है जो ये फौज के साथ काम करते हैं या ये नून लीग के जो ट्रोल्स हैं, ये इनकी ऐसी खास बात है जो किसी और जमात में नहीं। बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, अपनाते हैं। अरे भाई जहाज तो जरूर होना चाहिए। ये हमारे यहाँ एक ऐसे वैसे लोग हैं जो कहते हैं जहाज ले आए थे, जहाज के बगैर हुकूमत नहीं होती। जहाज के बगैर हुकूमत बिल्कुल नहीं हो सकती, जहाज होना भी चाहिए। किसी भी सूबाई, छोटी सूबाई हुकूमत, पंजाब तो बहुत बड़ी हुकूमत है, बल्कि बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत जबरदस्त, मैं तो यहां तक कहूंगा दुनिया का बेहतरीन जहाज होना चाहिए। लेकिन यही वो बात है जो आपको ये, अब मैं क्या इनको कहूँ, घटिया लोग जो है नून लीग के वो नहीं बताते। हालांकि इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, जो अच्छे लोग हैं वो सामने आके कह रहे हैं कि ये गलत है। बात ये है कि आपका कोई भी जो जहाज, दुनिया का बेहतरीन जहाज जो है वो इसकी आधी नहीं, इसकी 10% कीमत में आ सकता था। ये जहाज बेहतरीन क्वालिटी का नहीं, ये लग्जूरियस क्वालिटी का है। ये वो माइंडसेट है, मैं पापा की बेटी, पापा की परी, मैं वजीर आजम बनूंगी, मैं दुनिया का महंगा तरीन, वो अरबियों जो यूएई के शेख हैं वो, या जो सऊदी अरब के हुक्मरान हैं, जिस तरह के उन शेखों के और उनके वो शौक हैं इस तरह के लग्जूरियस जहाज रखने के, मैं उस तरह के जहाज रखूंगी, ये वो शौक। और अब अरे भाई अपने पैसों से ले लो, अच्छा वो अपनी जगह पे। इसी तरीके से ये वाला केस जो था लाहौर क्रिप्टो रेप केस, इसके ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है। आज के दिन तो फैसल कामरान को ये खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि हमने पूरा क्रिप्टो का जो है ना वो एक मनी ट्रेल निकाल लिया, ये इन्वेस्टमेंट ऐसे 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 इस जगह पे हुई, इस तरीके से हुई। नहीं, वो उसको छोड़ें, उसको हाथ नहीं लगा रहे, वो क्रिप्टो वाले बॉस को हाथ नहीं लगा रहे, और तो और वो एक जाहिल बंदे को कह रहे हैं तू कह दे मैं बॉस हाँ। खैर नाज़रीन, एक खबर छपी है रोजनामा डॉन में और ये खबर है कि यूरोपियन यूनियन का एक वफ्द आया हुआ है और वो मिला है वफाकी हुकूमत के अहदेदारों को। सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर मैं आपको चंद बातें पढ़ के सुनाता हूँ, हंसने वाली बातें हैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। वो कह रहे हैं कि फेडरल मिनिस्टर जो है लॉ के आजम नज़ीर तारड़ ऑन थर्सडे रीअफर्म पाकिस्तान कमिटमेंट इन फुलफिलिंग इट्स ऑब्लिगेशन अंडर यूरोपियन यूनियन जीपीएस प्लस फ्रेमवर्क एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स ड्यूरिंग अ मीटिंग विद द डेलीगेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड एम्बेसडर्स ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज के एम्बेसडर, यूरोपियन यूनियन का एक वफ्द आया और उसके साथ जो जीपीएस स्टेटस पाकिस्तान को है उसके ऊपर बात हुई कि पाकिस्तान क्या ह्यूमन राइट्स को जो ऑब्लिगेशन है ह्यूमन राइट्स को एक्सेप्ट करने की लोगों की, उसको कर रहा है ऑनर के नहीं कर रहा। अब कर रहा है या नहीं कर रहा मैं इसके ऊपर बात नहीं करता, आप खुद से सोचें कि अब आगे क्या फिल्म, आगे स्क्रिप्ट क्या आ रहा है। The delegation led by the European Union Ambassador to Pakistan, Raimundas Karboles, held discussions with the ministers on Pakistan-European Union relationship, the GPS framework, human rights, the rule of law, and the
areas of the mutual cooperation. The European Union delegation comprised ambassador of Sweden, Norway, France, Netherlands and Czech Republic, as well as the charge d'affaires of Ireland, the High Commissioner of the Canada, and the senior officials of the Canadian High Commission. According to the official statement, both sides exchanged views on Pakistan's progress in fulfilling the human rights commitments and reaffirmed the importance of continued engagement to further strengthen the partnership between Pakistan and European Union. वही रवायती फिक्रे हैं, बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिक्र आ रहा है, वो आपको बताना है. The visiting diplomats appreciated Pakistan's recent initiatives in the field of human rights, particularly the establishment of National Commission for Minorities and enactment of the Protection of Journalists and the Media Professionals Act. ये हालात हैं, इसको मैं टेकअप करूंगा वैसे यूरोपियन यूनियन के साथ, कि ये पाकिस्तान के लीडिंग और मोस्ट क्रेडिबल न्यूज़पेपर में डॉन में शाया हुआ है, और कितनी घटिया और फजूल बात लिखी हुई है कि एक मुल्क जो दुनिया में इस वक्त ह्यूमन राइट वायलेशन में सबसे आगे है, और इस तरह की कानून साजी जो कि पार्लियामेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती. पार्लियामेंट के अंदर लोग पार्लियामेंटेरियन खड़े होकर कह रहे हैं कि इधर कानून पास करवाना होता है, फौजी जर्नलों ने हमारी माओ बहनों बेटियों को अगवा करके ले जाते हैं, हम क्या करें. उसके बारे में कह रहे हैं कि जी इन्होंने फलां कानून किया है. कौन सा कानून भाई? और माइनॉरिटीज़ की ये सूरत हाल है कि हिंदू बच्चियों को सिंध में उठाया जाता है, उनका ज़बरदस्ती मजहब तब्दील कराया जाता है, और फिर उनको एक फोर्स कन्वर्जन के प्रोसेस से गुजार कर अदालतों से फैसले लिए गए. सुनिएगा ये बात, अदालतों से फैसले लिए गए. अदालतों के फैसलों में ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं जो मैं अपने मुंह से निकालने जा रहा हूं. किसी भी इंसान का सर शर्म से झुक जाएगा. पूरी दुनिया के अंदर आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी इंसानी हकूक की वायलेशन की और एक जानवरों के मुआशरे की. अदालतों ने अपने फैसलों में लिखा कि जी ये हिंदू बच्ची है, इसकी उम्र अगरचे कम भी थी तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था कि उसकी मजहब तब्दील हो, लेकिन चूंकि अब हो गया, उसने कलमा पढ़ लिया तो वो तो मुसलमान हो गई. मतलब इतने जानवर हैं ये गलीज लोग. कहते हैं जी मुसलमान पढ़ हो गई, अब अगर वो वापस होगी तो वो तो गलत है, वो तो सावधान है कि कोई बंदा मुसलमान होके बाद के मुसलमान नहीं है तो उसके साथ क्या सजा दी जानी है वो तो आपको पता है. ये गलीज तरीन अदालतों ने ये लफ्ज़ लिखा. ये कितनी बड़ी तौहीन है इस्लाम की, पैगंबर इस्लाम की, कि आप ज़बरदस्ती गर्दन में रोड़ के किसी को कहें कि हो गया, और अदालत आके कहे कि जी ये तो हो गया, अब इसको रिवर्स तो नहीं हो सकता ना. निकाह तो मुसलमान भी हो गई, मदरसे ने उसकी तारीख पैदाइश भी अपनी मर्जी की लिख दी. सनद इस्लाम होती है इस्लाम कबूल करने की, और फिर सबसे अहम कि उसने वो भी कर दिया, निकाह भी हो गया. तो निकाह तो अब नहीं टूट सकता ना, मतलब हो गया तो हो गया, तो मदद तब्दील हो गया. तो ये अदालतें फैसलों में लिख रही हैं. एक जानवरों का मुआशरा तश्कील पा रहा है. खुसूसन सूबा सिंध के अंदर इस तरह के 20 वाक़यात होते हैं, और वो कह रहे हैं जी हमने माइनॉरिटीज़ वाला कमीशन बनाया, जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन का कमीशन बनाया. मतलब हद है. और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ये बात पता नहीं की है या नहीं की, गलत स्टेटमेंट कोई पहुंचाई गई डॉन तक. अगर ये बात की है तो इसको यूरोपियन यूनियन में हाईएस्ट लेवल पे टेकअप होना चाहिए. इसको करेंगे, उनको बताएंगे कि ये जो इसकी बात करते हैं सजाए मौत रोकने के हवाले से जो मोरिटोरियम है जो वहाँ पे हमने इकदाम लिए हुए हैं, उसका पाकिस्तानियों को नुकसान क्या हो रहा है. कि अगर वो सजाए मौत हो रही होती तो कोई 40-50 लोगों को सजाए मौत हो चुकी होती. हमारे हज़ारों लोग मार दिए इन लोगों ने सिर्फ इसलिए कि सजाए मौत बाद में नहीं हो सकती. खैर, इन इश्यूज़ को टेकअप किया जा रहा है. बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, और यकीनी तौर पे यूरोपियन यूनियन के लोगों ने ये नहीं कहा होगा. अगर कहा होगा तो दे विल हैव टू पे द प्राइस. के इतनी बड़ी दुनिया के अंदर एक ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है और उसको वो मतलब है कि ओवरलुक कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है. ईरान की सूरत हाल आपके सामने, आपने देख लिया, रिपोर्टिंग आप यकीनन देख रहे होंगे कि पहले जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनकी तरफ से बदला लेने का ऐलान आया. फिर सदर ट्रंप ने कहा कि अगर मेरी तरफ कोई हमला हुआ तो हज़ारों मिसाइल जो हैं वो ईरान की तरफ फिक्स हैं, ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं. ईरान कहता है कि आबनाए हुर्मुज़ बंद है, हम अपना जो कंट्रोल है उसके ऊपर कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे. अमेरिका ये कह रहा है, सेंटकॉम ये कह रहा है कि नहीं, ऑपरेशनल है आबनाए हुर्मुज़, ट्रैफिक जारी है और यहाँ पर ट्रैफिक जारी रहेगी. मसला यही था जो हमने अर्ज़ किया, हमने डिस्कस किया कि जब तक इसराइल जो मेन पार्टनर है इस सारे मामले के अंदर, मेन फ्रीक है, उसको जब तक किसी मायदे की टेबल पे नहीं लाया जाएगा ये मामला हल नहीं होगा. और इसराइल कभी नहीं आएगा क्योंकि अभी वो ताकतवर है. कमज़ोर के साथ वही होता है जो हो रहा है. आखिरी बात है जो मामला पेश आए आपके सामने, अफगान वज़ीर ख़ारजा ने बहुत क्लियरली कहा कि
इंडिया और अफ़गान जो है वो भाई हैं और हमारा डीएनए एक ही है। जब भी ये बातें सहाफ़ी करते थे इन फ़ौजी जर्नलों को, इन डफ़र फ़ौजी जर्नलों को, कि जिस तरीके से आप मज़हबी शिद्दत पसंदी को हवा दे रहे हैं, फैला रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल आपके ख़िलाफ़ जाएगी, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाएगी, पाकिस्तान की सोसाइटी के ख़िलाफ़ जाएगी। कल मैं एक कश्मीर के मुज़ाहरे में था, वहाँ पे कश्मीरी कम्युनिटी के एक रहनुमा हैं नवीद लतीफ़, वो बता रहे थे कि हम हमारी एक बिल्कुल एक जेन्युइन एक स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस के लिए, जिसको पाकिस्तान के चंद लोगों ने, चंद अदारों ने उसको मज़हब का रंग दिया, और जो है वो ऑन द अदर साइड ऑफ द कश्मीर, जो भारतीय कंट्रोल कश्मीर है, वहाँ पे हिंदू पंडितों का कत्ल किया, जिसकी वजह से फिर एक रिलीजियस एलिमेंट जो है वो उसको वो फ़रोग दिया गया, उसको सपोर्ट किया गया, नॉरिश किया गया स्टेट की तरफ से, पूरे वादी का जो है अमन तबाह कर दिया गया। हालांकि वो एक जेन्युइन इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल थी, उसमें तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल थे, उसमें हिंदू भी शामिल थे, उसमें सिख भी शामिल थे, उसमें मुसलमान भी शामिल थे। वो सब जो है वो कश्मीर के लिए आज़ादी की बात करते थे, अपनी एक आइडेंटिटी की बात करते थे, लेकिन उसको मजहबी रंग देकर वो तबाही फेरी की। यही मामला अफगानिस्तान में था। जब बात करते थे लोग, उनको गद्दार कहा जाता था, उन पर तशद्दुद किया जाता था, उनको उठाया जाता था, उनकी फैमिलीज़ को नुकसान पहुंचाया जाता था। आज के दिन ये डफर जो हैं वो भुगत रहे हैं, वहाँ से आने वाले बैकलैश को भी भुगत रहे हैं, उनकी पूरी पॉलिसी बैकफायर हुई है, और वो जाके अफगान जो हैं वो बैठ गए इंडिया की गोद के अंदर, इंडिया के साथ मिल गए। वो तो मैं समझता हूँ उनका बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, उनको यही करना चाहिए था इस टाइम के ऊपर। लेकिन क्या इन फौजी जर्नेलों से कोई पूछेगा जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, इस तरह की पॉलिसी के जरिए पूरी कौम को मजहबी इंतहा पसंदी और जहालत के अंदर झोंक दिया। वो ऐसी आग नफरत की फैली कि आज हमारे यहाँ कोई भी ऐसे जो पूरी की पूरी नस्ल है वो नफरत के अंदर वो पूंजी बसी हुई है, और उससे आप बात ही नहीं कर सकते, डिस्कोर्स ही नहीं कर सकते, गुफ्तगू ही नहीं कर सकते, कोई किसी हवाले से कोई रैशनल गुफ्तगू ही नहीं कर सकते। वो मज़हब के अलावा कोई बात सोचते ही नहीं, नफरत के अलावा कोई बात कहते ही नहीं। नबी अकरम जिनके बारे में हमें हमारे घरों में बताया गया कि जब नबी का नाम ज़ुबान पे आए तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जानी चाहिए, आपको अपने अंगूठे चूमने चाहिए, आपको दरूद पढ़ना चाहिए। अभी नबी का नाम जहन पे आता है तो ये इनकी आंखें ऐसे खून बाहर आ रहा होता है और सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं। वो शख्स जिसको एक तरफ ये रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं, उसको दुनिया की खून ख्वार हस्ती के तौर पे पेश करते हैं। पता नहीं ये ज़िया हल्क वाला इस्लाम और मुफ्ती तकी उस्मानी वाला इस्लाम हमें कहाँ लेके जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे कल फिर मुलाकात होगी।